इस बार गणित में 100 का जो हमारा सपना है उसको भी हम बिल्कुल पास से करीब से बिल्कुल उसको हम पाने वाले हैं। आपको एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है जिसमें मैं आपको जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 44 नंबर का हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से समाकलन से बहुत बच्चे डरते हैं। मैं यही कहूंगा अनिश्चित समाकलन में आपको सबसे पहले सारे के सारे सूत्र और विधियां अच्छे से आनी चाहिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनुभव मिश्रा और आ चुका हूं आपके सामने आज गणित के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और इस बार गणित में 100 का जो हमारा सपना है उसको भी हम बिल्कुल पास से करीब से बिल्कुल उसको हम पाने वाले हैं। बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि यहां पर मैं बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारे हर एक यूनिट के, हर एक पाठ के, हर एक चैप्टर के, वो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको जरूर कहूंगा यह बात कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके सामने कॉपी होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक पेन होना चाहिए जिससे कि मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक जो बताऊं आप उसको लिख के रखें, जिससे जब परीक्षा आएगी तब ये टॉपिक आपसे मिस ना हो। बहुत बच्चे गलती करते हैं, वीडियो देखते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। नहीं, आपको एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है जिसमें मैं आपको जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर गणित पर जो चर्चा करने वाले हैं कि जो कुल अंक हमारे होते हैं वो 100 नंबर का पेपर हमारे सामने आता है। इसमें सबसे पहला जो आपको यहां पर दिख रहा होगा यूनिट, सबसे पहली इकाई वो है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन कितने नंबर का आता है? ध्यान से देखिएगा, 10 नंबर का आता है। यह बहुत जरूरी है आपको समझना कि हमने अभी ये जो पेज देखा है ना, ये जो हमने स्लाइड देखी है ना, इसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सी इकाई, कौन सी यूनिट कितने नंबर की है। यह समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि हमें सबसे ज्यादा समय किस इकाई पे देना है। बनी बात है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अंक हम प्राप्त कर सकते हैं, सबसे पहले उस पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए संबंध एवं फलन 10 नंबर का आता है। उसके बाद बीजगणित से, बीजगणित में 2 चैप्टर हैं हमारे, 2 पार्ट हैं। पहला आव्यूह मतलब मैट्रिक्स और दूसरा सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। तो यहां पर बीजगणित से कितना आता है? 13 नंबर का प्रश्न आते हैं। 13 नंबर हमसे यहां पर पूछे जाते हैं। 13 नंबर के प्रश्न किससे? बीजगणित से। उसके बाद कलन आता है। कलन में सबसे कठिन जो यूनिट लगती है बच्चों को वो कलन लगती है, कलन, कैलकुलस। इसमें अवकलन भी आता है, इसमें समाकलन भी आता है। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 44 नंबर का हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से 44 नंबर का हमारे सामने प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं इसमें से। उसके बाद कलन के बाद सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति 17 नंबर का आता है। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन हमारे सामने 6 नंबर का आता है और आखिरी में प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये हमारे सामने 10 नंबर की आती है। तो पूरा जो हमारे सामने यहां पर जो अंक है वो 100 नंबर का हमारे सामने कुल आता है। जो प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है वो 100 नंबर का आता है। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी जल्दी उसको बहुत ध्यान से समझना, कोई भी टॉपिक मिस मत करना। हां, आइए सबसे पहला यहां पर मैं आपको बता रहा हूं संबंध एवं फलन। तो मेरे भाई संबंध एवं फलन में सबसे पहले आपको जो तुल्यता वाले प्रश्न हैं उनको हल करना है। याद रखिएगा, तुल्यता में आपको 3 तरीके के संबंध बताए गए हैं, सम्मित, स्वतुल्य और संक्रमक। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुल्यता वाले संबंध जो आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, कुछ प्रमेय जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लो हमारे पास एक R1 है संबंध जो तुल्यता संबंध में है और एक R2 संबंध है तुल्यता संबंध में है। इनका जो सर्वनिष्ठ होगा मतलब जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक तुल्यता संबंध होगा। यह सिद्ध करना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ आपके छोटे छोटे उदाहरण आ सकते हैं प्रकार पे, जैसे स्वतुल्य की बात करूं या फिर सम्मित की बात करूं और या फिर संक्रमक की बात करूं, तो इस पे छोटे छोटे उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक।
यहां पर तीन तरीके के जो टॉपिक हैं ये पहले पार्ट से बन सकते हैं, इन पे जरूर नजर रखिएगा। यहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इसी यूनिट में हम बात करें तो दूसरा चैप्टर हमारे सामने आता है, वो है मेरे भाई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहां पर प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन जो पूछते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपको सबसे पहले प्रांत और परिसर याद रखना है। आपको सबसे पहला काम प्रांत और परिसर, मतलब मुख्य मान शाखा, मुख्य मान जो इसके प्रिंसिपल वैल्यू होती है, वो आपको यहां पर मुख्य मानों को अच्छे से समझना है। उसके बाद कुछ सूत्र हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, उसके अलावा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इन तरीके के जो सूत्र हैं उनको भी याद रखना है। फिर उन पे हल करने के लिए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अधिकतर यह पाया जा रहा है एक दो सालों में कि 1 नंबर का प्रश्न जो एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, बहुविकल्पीय के रूप में आता है, या फिर 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपको यह बातें याद रखनी है। कुल मिला के पहली जो हमारी यूनिट है, पहली इकाई है, इतना आपको समझना है। फिर उसके बाद बीजगणित में आव्यूह के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आव्यूह में आपको अगर सबसे पहला टॉपिक मैं बताऊं तो आपको योग आना चाहिए। योग मतलब आपको 2 आव्यूहों को जोड़ना आना चाहिए। उनके बाद घटाना आना चाहिए। मान लो हमसे पूछा गया है कि हमसे यह बोल दिया गया कि x प्लस वाई बराबर कुछ आव्यूह, ऐसे प्रश्न आते हैं कि x प्लस वाई बराबर कुछ आव्यूह दी गई है और x माइनस वाई बराबर कुछ आव्यूह हमें दिया गया है। हमसे यह पूछा है कि x बताओ x कौन सी आव्यूह होगी और y बताओ कौन सा आव्यूह होगा। ये इस प्रकार के प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया समानता, समानता भी हमसे पूछी जाती है। और तीसरा आपको मिलेंगे इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे कि मान लो आपको एक आव्यूह दी गई है, आपको एक समीकरण दिया गया होगा, तो समीकरण में आपको यह सिद्ध करना है कि वो रिक्त आव्यूह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न जैसे ए स्क्वायर माइनस का 7a प्लस 8i बराबर, ये आपको o के बराबर सिद्ध करना होता है। यहां पर ए आपको दिया होगा। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जितने भी आपको मैं टॉपिक बता रहा हूं, एनसीईआरटी जरूर लगाना। एनसीईआरटी की जितनी भी प्रश्नावली है उनको एक बार अच्छे से देख लेना। आपकी कोई भी परीक्षा हो उसमें प्रश्न जरूर फंसेंगे, और एनसीईआरटी से तो बहुत खासकर यह बात आपको समझनी है। उसके बाद अगर मैं आव्यूह पर थोड़ी सी और चर्चा करूं तो हो सकता है आपसे उसका ट्रांसपोज पूछ ले, परिवर्त, किसी भी आव्यूह का परिवर्त, इस पर जरूर क्वेश्चन बनता है। सममित आव्यूह क्या होती है, विषम सममित आव्यूह क्या होती है, यहां पर भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर सारणिक में बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक बिना कुछ समझे बिना कुछ सोचे मैं कहूंगा, किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम आपसे ज्ञात कराया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा वो सूत्र कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 बटा ये और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, ये बहुत जरूरी है। फिर दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको 3 समीकरण यहां पर दी जाएंगी, 3 समीकरण आपको दी जाएंगी और आपसे कहेगा कि यहां पर x का मान बताओ, y का मान बताओ और यहां पर z का मान बताओ। तो आपको याद होगा कैसे इन प्रश्नों को हल करते थे। ax बराबर b, यहां पर a हमारे पास एक आव्यूह होती थी, एक x होती थी, एक b होती थी। यहां पर x को यहीं रखते थे, a इनवर्स b यहां पर ले जाते थे। इस तरीके से x के मान हम लोग निकालते थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ए बी का इनवर्स निकालें तो वो किसके बराबर आता था, b इनवर्स और a इनवर्स के रूप में आता था। इसको सिद्ध करने का भी प्रश्न 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। और भी इसमें आव्यूह में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मेन जो है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। उसके बाद कलन में अगर बात करें तो सततता और अवकलनीयता में सबसे महत्वपूर्ण है आपको k का मान निकालना। आपको एक फलन दिया होगा और कहेगा, वो फलन कैसा होगा, कहेगा कि 5 पर x बराबर 5 पर या x बराबर 4 पर वो सतत है। तो हमसे कहेगा k का मान बताओ
और उसी प्रकार से सेम हमसे कहेगा कि अवकलनीय पे मान लो कि वो x बराबर 4 पर कोई फलन अवकलनीय है, तो a का मान बताओ और b का मान बताओ। बहुत बार देखा गया है, बहुत बार। और एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस पे बनता है मॉड x के ऊपर, मापांक फलन x के ऊपर, कि बताओ ये जीरो पे सतत है कि नहीं, बताओ ये जीरो पे अवकलनीय है कि नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको देखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, एनसीईआरटी के प्रश्न अच्छे से लगा लीजिएगा। कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं मैंने आपको बताया। उसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां पर आपसे वर्धमान फलन और उसके बाद वर्धमान पे या फिर ह्रास्यमान पे आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, हो सकता है 2 नंबर का। अगर 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 वो बहुत बड़ा प्रश्न हुआ तो शायद 5 नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वर्धमान पे या ह्रास्यमान पे, या फिर उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ में आपको हो सकता है, उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ में हो सकता है कोई फलन आपको दे और कहे कि इसका मान हमको, उच्चिष्ठ मान बताओ इस फलन का और निम्निष्ठ मान बताओ। बहुत बेसिक से टॉपिक हैं, कुछ नहीं करना होता है। वर्धमान ह्रास्यमान के लिए किसी भी फलन का अवकलन करो, 0 से बड़ा रखोगे तो वर्धमान, 0 से छोटा रखोगे तो ह्रास्यमान। उसके बाद उच्चिष्ठ निम्निष्ठ के लिए याद रखना, जो द्वितीय अवकलज परीक्षण है उसका ही उपयोग करना होगा हमें परीक्षा में, और उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ से एक प्रश्न यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। वो निर्भर करता है कि 1 नंबर का प्रश्न पूछेंगे, 2 का पूछेंगे या फिर 5 का पूछेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम समाकलन की बात करें तो यहां पर एक 8 नंबर का प्रश्न बनना तय है। समाकलन से बहुत बच्चे डरते हैं, मैं यही कहूंगा अनिश्चित समाकलन में आपको सबसे पहले सारे के सारे सूत्र और विधियां अच्छे से आनी चाहिए। सूत्र जितने भी हैं वो आपको आने चाहिए, और जितनी भी विधियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो खंडशः समाकलन हो, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो। कोई भी आपके सामने विधि है या फिर आपके सामने सूत्र है, आपको याद होना चाहिए अनिश्चित के लिए। उसके बाद निश्चित में आपको कंफर्म है, जो प्रश्न आपको मिलेगा वो निश्चित से ज्यादा संभावनाएं हैं कि मिले, और आपको उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल जो आपके सामने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ना, 5 से 6 उनको याद कर लेना है अच्छे से। आपके सामने 5 से 6 आपके सामने सूत्र होंगे, उनको कंठस्थ कर लो, उनको याद कर लो, बस जो भी प्रश्न आएगा वो इन्हीं से आएगा। और 8 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है और पूछा भी जाएगा। उसके बाद समाकलनों के अनुप्रयोग में आपको केवल क्षेत्रफल निकालने को आ सकता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। एक यहां पर क्षेत्रफल निकालने को आपसे पूछते हैं, और एक आपसे सारणिक में पूछते हैं कि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, किसकी सहायता से, सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। उसके बाद ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें अवकल समीकरण की, समाकलनों के अनुप्रयोग में मैं आपको बताऊं केवल क्षेत्रफल, कुछ फलन आपको दिए होंगे, जैसे मैं आपको बताऊं दीर्घवृत्ताकार हो सकता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए बी, दीर्घवृत्त होता है। उसके अलावा हो सकता है आपसे कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल बताओ। भैया ये तो सर्कल होता है, वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण और प्रश्नावली में दिए गए प्रश्न लगा लेना, वहीं से प्रश्न यहां पर आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। उसके बाद अवकल समीकरण में ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपसे घात के ऊपर पूछ सकते हैं प्रश्न या कोटि के ऊपर। बहुत बार देखा गया है कि इसमें 1-1 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय में। और उसके बाद अगर 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया तो वो आपसे हल पूछेंगे, आपको हल निकालना आना चाहिए किसी भी अवकल समीकरण का। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी किसी भी विधि के ऊपर निर्भर कर सकता है हल, लेकिन 5 नंबर का अगर प्रश्न आएगा तो वो हल के ऊपर आएगा। आपको एक अवकल समीकरण देगा और कहेगा इसका हल बताओ। तो पहला आप समझ गए घात और कोटि के ऊपर, दूसरा हल के ऊपर। उसके बाद अगर मैं बात करूं सदिश तथा त्रिविमीय में, तो कुछ नहीं, सदिश में आपको सिंपल प्रक्षेप के ऊपर पूछ सकता है, या फिर वो आपसे कोई भी आपको एक सदिश दिया है, 2 सदिश दिए हैं, कोण पूछ सकता है, उनका डॉट प्रोडक्ट मतलब ये अदिश गुणन
और हो सकता है ये आपका सदिश गुणन। ये ऐसे आपसे पूछ सकता है, कोण किसके बीच में, दो वेक्टरों के बीच में, दो सदिशों के मध्य में। इसमें आपसे रेखा के मध्य कोण पूछेगा, दो रेखाएं आपको दे दी जाएंगी, उसके मध्य आपसे कोण कहेगा। और हो सकता है वो समतलीय रेखाएं हो या विषमतलीय हो, वो निर्भर करेगा प्रश्न पे, लेकिन रेखा का कोण आपसे पूछेगा, जरूर पूछेगा। उसके बाद आपसे दिक अनुपात और दिक कोसाइन आपसे जरूर कहेगा। दिक वो चाहे कोसाइन हो और वो चाहे अनुपात हो, आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। समझ गए मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, वो अनुपात पे भी हो सकता है, वो कोसाइन पे भी प्रश्न हो सकता है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें रैखिक प्रोग्रामन में, तो व्यवरोध के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके अलावा सुसंगत और असुसंगत हल पे, फिर दो चरों में दी गई समस्याओं के रैखिक हल पे, मतलब आलेखीय हल पे। उसके बाद अगर हम प्रायिकता में बात करें, तो केवल और केवल आपसे बेज प्रमेय पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बेज प्रमेय पे आपसे सवाल यहां पर कर सकता है। तो आज के लिए ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो मैंने आपको बताए हैं, आपको सारी चीजें याद रखनी है। और लास्ट में बस यही कहूंगा कि एनसीईआरटी को अच्छे से लगाना है, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी तक एनसीईआरटी को ही अच्छे से आप लगा डालिए। और लास्ट में यही कहूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। आप लोग जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली। उसके बाद जरूर बताइएगा कि आपका लक्ष्य कितना है, खासकर गणित में आप कितना स्कोर करोगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी अगर आपको कुछ चाहिए मुझसे, मेरी तरफ से कुछ आपको वीडियो चाहिए, कुछ आपको अगर जरूरत हो, तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। तो आपके अनुभव सर अभी के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं और यही कहूंगा कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और कुआं जितना गहरा हो मीठा उतना जल मिलता है। नमस्कार।